सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीयो भागा अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। प्राचीन समय से ही ज्ञान विज्ञान की खोज भारत में की जा रही है, इसलिए सुदीर्घ परंपरा से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे है। इस परंपरा को संपोषित किया गया प्रबुद्ध मनीषियों ने, जो महान विद्वान थे, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। इन्हीं मनीषियों में सबसे पहले किसको गिना जाता था? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता थे। आर्यभट्ट ने ही दशमलव पद्धति के प्रारंभिक खोज की थी। आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जो रूढ़िवादी लोग थे वो इनकी बात को काटते थे। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों को गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन इस प्रस्तुत पाठ में है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे पाठ को पढ़ने में सुविधा होगी। तो लोके का अर्थ है संसार में, अवबोध्यम का अर्थ है समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचलाह का अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन। चला का अर्थ होता है अस्थिर या गतिशील। स्वकीय का अर्थ होता है अपने। अक्षय का अर्थ होता है धुरी पर। घूर्णतीय का अर्थ होता है घूमती है। सुस्थापिता का अर्थ है भली भांति स्थापित। प्रथाम्येन का अर्थ होता है सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद का अर्थ होता है ज्योतिषी। रूढ़ी का अर्थ होता है प्रचलित प्रथा या रिवाज। प्रत्यादिष्टा का अर्थ होता है खंडन किया। खी शताब्दे का अर्थ होता है ईस्वी में। षष्ठ सप्तति का अर्थ होता है 76। वयसी का अर्थ होता है आयु में, अवस्था में, उम्र में। निकषा का अर्थ होता है निकट। वेधशाला का अर्थ होता है ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आकलनम का अर्थ होता है गणना। तो अब हमने ये शब्दार्थ समझ लिए, अब हम पाठ को समझेंगे। तो पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, चला जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह इस संसार में देखा जाता है। हम रोज़ देखते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। परम च अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति, परंतु हमें यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। या स्वकीय अक्षरे घृणति इति संप्रताम सुस्थापिता, यह अपने अक्ष पर घूमती है, यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन परिवर्तिता, यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया स आसीत, वे थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टा, इस परंपरा को, प्रचलित परंपरा को, रूढ़ी को उन्होंने नकारा या इसका खंडन किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तेन उद्धृतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानवा नौका स्थिरम अनुभवति अन्या च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है और दूसरे कार्य को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम् अवस्थिता मानवा पृथ्वीं स्थिरम अनुभवति सूर्याद ग्रहान् च गतिशीलान वेति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी इसमें स्थिर मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476तमे शताब्दे षष्ठ सप्त अत्यधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति
तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखितं ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे विरचिते। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखित है। उनका ग्रंथ क्या है? आर्यभट्टीय। उन्होंने 23वें वर्ष में रचा, मतलब जब वो 23 साल के हो गए थे तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, आर्यभट्टीयम की। अगला देखिए, अगला पृष्ठ पलटिए। ऐतिहासिक स्त्रोताभिज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबद्धं वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधति, जहाँ संख्याओं का आकलन यानी कि गणना का महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतिया कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणित पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्र और सूर्य ग्रहण जो होता है वो राहु केतु के कारण होता है, पर ऐसा आर्यभट्ट नहीं मानते हैं। यद ग्रहणे राहु कारण तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। यहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी यह 3 ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। इसमें सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यायोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना कठिन्य भवन्ति। यानी कि समाज में नए विचारों को अपनाने में प्रायः सामान्य लोग को कठिनाई का अनुभव करते हैं। वो कठिनाई वो नहीं मानते एकदम। समाज में नए विचारों को नहीं माना जा सकता, क्योंकि परंपरा चली आ रही थी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो समाज में नए विचारों को अपनाने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव करना पड़ा। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध किया गया। तस्य सिद्धांतः अपेक्षितः स पंडित मान्यानाम् उपहास पात्रम जाता। उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई आर्यभट्ट के। वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास के पात्र बने। स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों ने उनका मजाक बनाया, उनके सिद्धांतों का। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादर
प्रकटितः। फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी, मतलब समय को लांघने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें व उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष थे। तो ये आर्यभट्ट के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं, अपने अक्ष पर घूमती है और चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग के कारण जो छाया पड़ती है उससे पृथ्वी की जो छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा आर्यभट्ट का सिद्धांत है और यही सच है। तो इस पाठ को अच्छे से समझना और इसका अभ्यास कार्य करने का प्रयास करना। फिर हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पाठ चतुर्दशः पाठ आर्यभट्ट कंप्लीट हुआ है। आर्यभट्ट एक महान ज्योतिष्य और गणितज्ञ थे जिन्होंने दशमलव की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप इस पाठ को अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।